Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 29th of June 2022। 29 जून 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। और शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट ये रहेगी कि अगर आपको कंटेंट हमारा पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एज वेल। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये न्यूज़पेपर एनालिसिस पढ़ने के बाद जो पहली बार जुड़ा है, जो पहले से जुड़ा है, मैं आपको गारंटी देता हूँ इसके बाद आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं सफिशिएंट आप लोगों के लिए चीज़ें निकाल रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, एंड बस आप लोग जो मैं कह रहा हूँ वो करते जाइए। जैसे क्वेश्चन मैंने अगर आपको दिया या फिर कुछ आपको बोला करने के लिए तो एटलीस्ट डू दैट थिंग, क्योंकि अगर आप उतनी चीज़ भी करते रहेंगे ना तो यू विल बी प्रिपेयरिंग गुड फॉर दिस एग्जामिनेशन। ठीक है ना। तो सबसे पहले आज जैसा कि हम ऑर्डर में शुरू करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चंस ऑफ द डे। तो सबसे पहले आज के जो क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में मैं डिस्कस करना चाहूंगा वो है पहला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट मूटेड द आइडिया ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग का आइडिया सबसे पहले इनमें से किसने दिया? ऑप्शंस आपके सामने है, ए एडम स्मिथ, बी मिल्टन फ्रीडमैन, सी जॉन मेनार्ड कीन्स या डी अल्फ्रेड मार्शल। तो आपको बताना है कि डेफिसिट फाइनेंसिंग का आइडिया सबसे पहले किसने दिया। सेकंड जो सवाल है वो है द टर्म कोष्टक रेट समटाइम्स इन न्यूज इज रिलेटेड टू। तो कोष्टक रेट इनमें से किससे रिलेटेड है? ऑप्शंस आर, ए जीडीपी, बी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सी इनिशियल पब्लिक ऑफर या डी मनी मार्केट। क्वेश्चन नंबर 3 इज द पोस्चर्स ऑफ द चौक एंड द त्रिभंगा आर एसोसिएटेड विद। तो चौक और त्रिभंगा इनमें से किससे एसोसिएटेड है? ए सत्रिया, बी मणिपुरी, सी कथक या डी ओडिसी। तो दीज आर द थ्री क्वेश्चंस फॉर यू today. I hope you will try to give the answers for these, है ना। आप आंसर जरूर करिएगा और बताइएगा कितने आपने सही किए। ठीक है ना। तो सबसे पहला जो सवाल मैंने पूछा था कि फर्स्ट आइडिया किसने दिया था डेफिसिट फाइनेंसिंग का, तो ये आइडिया दिया था जॉन मेनार्ड कीन्स ने। ठीक है ना। तो याद रखिएगा, जॉन मेनार्ड कीन्स वाज द फर्स्ट पर्सन हु गेव द आइडिया ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग। अच्छा, एडम स्मिथ के बारे में अगर आपको नहीं पता तो फादर ऑफ इकोनॉमी किसको बोलते हैं? एडम स्मिथ को ही बोलते हैं, और उन्होंने एक बहुत फेमस किताब लिखी थी। आपके लिए सवाल ये है कि आप मुझे बताइएगा कि कौन सी किताब थी जो कि एडम स्मिथ ने लिखी थी। सो दैट कैन बी वन अनदर क्वेश्चन। ठीक है ना। अच्छा, डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है आपको पता है क्या? डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब होता है एक ऐसी प्रैक्टिस जिसमें गवर्नमेंट खर्च ज्यादा करती है देन इट रिसीव्स एज रेवेन्यू। मतलब एक्सपेंडिचर जब ज्यादा हो और गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू कम हो, उसको हम बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। और क्यों बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग? क्योंकि जब खर्चा ज्यादा होगा और रेवेन्यू कम होगा तो मतलब एक गैप है। अब वो गैप आप कैसे फिलफिल करोगे? तो यू विल बोरो या फिर आप ज्यादा फंड्स मिंट करोगे। तो बेसिकली थ्रू दैट यू get to finance the deficit, you get to finance the deficit by borrowing and all। तो इसीलिए इसको डेफिसिट फाइनेंसिंग बोलते हैं। कोष्टक रेट अब क्या था? कोष्टक रेट रिलेटेड है आईपीओ से रिलेटेड है। यहां मैं आपको आंसर्स दिखा देता हूं। तो कोष्टक रेट जो है वो आईपीओ से रिलेटेड है, एंड रेट एट विच एन इन्वेस्टर बायज एन आईपीओ एप्लीकेशन बिफोर द लिस्टिंग इज टर्म्ड एट कोष्टक रेट। तो ये वो रेट है जिसमें एक इन्वेस्टर बाय करता है आईपीओ एप्लीकेशन होने से पहले। ठीक है ना। लिस्टिंग से पहले जब आईपीओ एप्लीकेशन बाय करता है तो वो रेट जो होता है वो कोष्टक रेट कहलाता है। ठीक है, दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। और तीसरा जो सवाल था, ये क्वेश्चन था कि छौक और त्रिभंग जो पोजीशन है ये किससे रिलेटेड है? तो ये उड़ीसी डांस से रिलेटेड है ना। और दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। याद रखिएगा, छौक एंड त्रिभंगा आर बेसिकली दे आर रिलेटेड टू उड़ीसी डांस। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। क्लासिकल डांसेस में आता है उड़ीसी, आप सबको पता होगा, है ना। तो इंडिया के कौन कौन से क्लासिकल डांसेस हैं एक बार जरा मुझे लिस्ट बताइएगा। ठीक है ना। एक बार आप बताइएगा कि इंडिया में कौन कौन से क्लासिकल डांसेस हैं और रविंद्रनाथ टैगोर का कंट्रीब्यूशन कौन से क्लासिकल डांस के लिए है। तो ये दो सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको बताना है कि कौन कौन से क्लासिकल डांसेस इंडिया में हैं और श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी का कंट्रीब्यूशन कौन से डांस के प्रोपगेशन में या उसको बढ़ाने के लिए था। तो दैट इज अ क्वेश्चन विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू विल ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अब आगे बढ़ते हैं, मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ आते हैं। आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है गवर्नमेंट जॉब्स आर लूजिंग देयर शीन। गवर्नमेंट जॉब्स आर लूजिंग देयर शीन, व्हाट कैन बी डन टू इंप्रूव द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ दीज जॉब्स। तो आपको बताना है कि गवर्नमेंट जॉब्स अपने शीन लूज क्यों कर रहे हैं और किस तरीके से आप क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स इंप्रूव कर सकते हो।
सबसे पहले शाउट आउट उन लोगों के लिए जिन्होंने कल आंसर लिखा। कल बहुत सारे लोगों ने आंसर अटेम्प्ट किया था। सबसे अच्छी बात यह है मुझे जो आंसर पसंद आए थे उनमें से एक आंसर सलीम का था। सलीम रोट अ वेरी गुड आंसर, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव आंसर, है ना। एंड ही जस्ट स्टार्टेड राइटिंग। तो एक अच्छी चीज़ है कि आप लोग एटलीस्ट मोटिवेट होते हैं दूसरों से सुन के और आप उसको मतलब अपने उसमें इंक्लूड कर रहे हो। सो दैट इज अ गुड थिंग। अश्वनी राणा ने आंसर लिखा था, ही सेंट द आंसर टू मी एज वेल, तो मैंने उसको आंसर को पढ़ा भी था, है ना। सो दैट दीज आर वेरी गुड स्टार्ट्स और धीरे धीरे आई डेफिनेटली थिंक दैट यू पीपल कैन इंप्रूव, है ना। संकेत के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि ही इज राइटिंग आंसर्स एवरी डे एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग, है ना। दैट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग। तो इस तरीके से आप लोग अगर करते रहे तो बहुत जल्दी आप लोग देखेंगे कि यू आर गेटिंग डेवलप्ड इन द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग एज वेल, एंड आप लोग का जो लेवल ऑफ प्रिपरेशन है वो भी और ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। लेवल ऑफ प्रिपरेशन विल ऑल्सो बी वेरी गुड। सो आज का क्वेश्चन भी आप लोग अटेम्प्ट करेंगे आई होप। एंड आगे मूव करते हैं न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में। सबसे पहली जो न्यूज़ है वो है नीति आयोग लॉन्चेस अ रिपोर्ट ऑन इंडियाज गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी। तो अब नीति आयोग ने एक रिपोर्ट लॉन्च की है इंडिया के गिग और प्लेटफॉर्म इकोनॉमी को लेकर के। अब इंडिया की जो गिग इकोनॉमी है वो क्या है? वो गिग इकोनॉमी का मतलब होता है जो कॉन्ट्रैक्चुअल है या सेल्फ एम्प्लॉयड है, ये सारे गिग इकोनॉमी के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा गिग इकोनॉमी वैसे एक ब्रॉड टर्म है। गिग इकोनॉमी कैसा है? एक ब्रॉड टर्म है जिसके अंतर्गत आपके ये जो सेल्फ एम्प्लॉयड लेबर्स रहते हैं, जो कॉन्ट्रैक्चुअल फ्रीलांसर्स रहते हैं, सारे उसी के अंदर आते हैं। अब गिग अगर हम देखें तो गिग दो तरीके से भी हो सकता है। एक होता है प्लेटफॉर्म, एक होता है नॉन प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म वाले क्या होते हैं? इनके ये एक प्लेटफॉर्म के थ्रू जुड़े होते हैं, जैसे कि ऊबर हो गया या आपका जोमेटो हो गया या आपका ये स्विगी हो गया। ये सारे जो वर्कर्स जो इसमें काम कर रहे हैं ये प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं, क्योंकि ये किसी प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, किसी मिडिल मैन के माध्यम से जुड़े हैं। लेकिन जैसे सपोज करो कोई किसी ने अपने पंचर की दुकान खोल रखी, किसी ने खुद से ही साइकिल पंचर बनाता है कोई, तो ये जो है ये नॉन प्लेटफॉर्म है। इनका कोई ऐप या वो नहीं होगा, ये रास्ते में आपको फ्रीलांसिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। बस आप जाते हो, आपका अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप इनको दिखा देते हो, ठीक है ना। तो ये नॉन प्लेटफॉर्म हो गए। अब जो ये रिपोर्ट है उसका नाम है इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी। अगर आपसे कोई पूछे कि इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी किसने ये रिपोर्ट निकाली है, तो ये रिपोर्ट नीति आयोग ने निकाली है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज, इसका पर्पस क्या था? तो ये कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी थी ऑन द पर्सपेक्टिव्स एंड रिकमेंडेशंस ऑफ गिग प्लेटफॉर्म इकोनॉमी इन इंडिया। तो गिग प्लेटफॉर्म इकोनॉमी का क्या होना चाहिए, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए उसमें, ये सारी चीजें यहाँ पे सजेशन में दिया गया था इस रिपोर्ट में। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अब आपको गिग और प्लेटफॉर्म इकोनॉमी तो मैंने बताया, देखो इसमें एक ऑफिशियल डेफिनेशन भी है, तो मैं आपको वो भी बता दूंगा। तो ऑफिशियल डेफिनेशन देखो लिखा है, द रिपोर्ट डिफाइंस गिग वर्कर एज समवन हु एंगेजेस इन इनकम अर्निंग एक्टिविटीज आउटसाइड द ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। मैंने आपको पहले दिन से यही चीज बताई है, देखो कि जब भी गिग इकोनॉमी की डेफिनेशन आती है तो यही लिखा रहता है, इट इज अ टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट विच इज आउटसाइड द ट्रेडिशनल एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप। तो जो ट्रेडिशनल एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप था उससे उसके अलग ये गिग इकोनॉमी होती है, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। ये डेफिनेशन याद रखें क्योंकि गवर्नमेंट की डेफिनेशन भी यही है, ठीक है ना। एंड यहाँ पे क्लासिफिकेशन मैंने आपको ऑलरेडी बताया, गिग वर्कर्स का दो तरीके से होता है, एक होता है प्लेटफॉर्म, दूसरा होता है नॉन प्लेटफॉर्म। तो ये भी आप याद रखिएगा। और गिग वर्कर्स अगर हम इंडिया में बात करें तो 2020-21 के लगभग 77 लाख वर्कर्स जो थे वो गिग इकोनॉमी में एम्प्लॉयड थे। 7.7 मिलियन या फिर 77 लाख वर्कर्स जो थे वो गिग इकोनॉमी में थे। इसमें लगभग 2.6% ऑफ द नॉन एग्रीकल्चरल वर्कफोर्स है। मतलब अगर हम टोटल वर्कफोर्स का देखें तो 1.5% वर्कफोर्स जो है वो गिग इकोनॉमी में ही है। 1.5% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स इज इन गिग इकोनॉमी। गिग वर्कर्स जो हैं वो अभी और फ्यूचर में ग्रो करेंगे, लगभग 2.5 करोड़ तक इनके नंबर बढ़ने की संभावना है, ठीक है ना। एंड दैट विल बी कि ये पूरे जो ओवरऑल वर्कफोर्स है उसमें उनका पार्टिसिपेशन और ज़्यादा बढ़ने वाला है, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। अभी जो गिग वर्कर्स हैं वो ज़्यादातर मीडियम स्किल्ड जॉब्स में लगे हुए हैं। कुछ ऐसे हैं जो हाईली स्किल्ड जॉब्स में भी कर रहे हैं, कुछ जो है वो लो स्किल्ड जॉब्स कर रहे हैं। तो लो से लेकर के मीडियम, मीडियम से लेकर के हाई स्किल्ड जॉब, लेकिन सबसे ज़्यादा मीडियम स्किल्ड जॉब, फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा लो स्किल्ड जॉब एंड उसके बाद मीडियम हाई स्किल्ड जॉब सबसे लास्ट में है, ठीक है ना।
अब इसमें जो नीति आयोग की रिपोर्ट है बूमिंग इंडियाज़ की इकोनॉमी, उसमें कुछ रिकमेंडेशंस भी दिए गए हैं। रिकमेंडेशन कैसे कि सबसे पहले एक सेपरेट इन्यूमरेशन एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि आपको एग्जैक्ट डेटा गिग इकोनॉमी का पता चल सके। तो गिग इकोनॉमी के डेटा के लिए आपको एक सेपरेट इन्यूमरेशन एक्सरसाइज करनी चाहिए, ठीक है ना, जिसमें आप कलेक्ट कर सके टू आइडेंटिफाई कि कौन गिग वर्कर है कौन नहीं है। तो ये सारी चीज़ें। दूसरा, आपको एक प्लेटफॉर्म इंडिया इनिशिएटिव इनिशिएट करना चाहिए। एक नया स्कीम लेकर के आओ जिसको हम बोलते हैं प्लेटफॉर्म इंडिया इनिशिएटिव। अब जैसे स्टार्टअप इन इंडिया है ना, स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव जो स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स के लिए था, उसी तर्ज पे आपको प्लेटफॉर्म इंडिया इनिशिएटिव लाना चाहिए। ऐसा सजेशन नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में दिया है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप फंडिंग दे सकते हो, हैंड होल्डिंग प्रोवाइड कर सकते हो, इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर सकते हो, स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। इसके अलावा सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स जो हैं, जो कि बिजनेस में वो हैं, ऐसे लोग जो हैं, है ना, उनको प्लेटफॉर्म से आप लिंक कर सकते हो। कोई ऐसा ओपन प्लेटफॉर्म बना दो जिससे आप उनको नॉर्मल जो हॉकर्स होते हैं, जो नॉर्मल ऐसे पंचर वाले हैं, इन सब ऐसे लोगों को भी तो लोग ढूंढते रहते हैं ना, तो ऐसा आप ऐप के थ्रू से इनको जोड़ दो, तो दैट कैन बी अनदर गुड थिंग, है ना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ पर ऑथर ने दूसरा इंपॉर्टेंट एक सजेशन और दिया है, जिसमें कि आप जेंडर सेंसिटाइजेशन एंड एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस प्रोग्राम लेकर के आओ, ताकि यहाँ पे पता चले कि मतलब ये इसमें वुमेन्स के लिए क्या चीज़ें हैं, जेंडर सेंसिटाइजेशन कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी आपको इंक्लूड करनी चाहिए। दीज आर द रिकमेंडेशंस बाय नीति आयोग। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगली जो न्यूज़ है वो है ओशियन ग्रेट डाइंग 2.0। ओशियंस ग्रेट डाइंग 2.0, ये ओशियंस का मास एक्सटिंक्शन जो है, ओशियंस में होने वाले मास एक्सटिंक्शन के बारे में है। और साइंटिस्ट ने कहा है कि अब ये दूसरा जो है 2.0 ग्रेट डाइंग ऑफ ओशियंस 2.0 होने वाली है। और इट इज़ वेरी सिमिलर टू व्हाट हैपेंड 250 मिलियन ईयर्स एगो। 250 साल पहले लगभग, जब 250 मिलियन ईयर्स एगो जब पर्मियन एरा चल रहा था, उस समय भी ग्रेट डाइंग 1.0 हुई थी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम पर्मियन एरा की बात कर लें तो ये 298.9 मिलियन से 252.2 मिलियन ईयर्स एगो तक चला था पर्मियन एरा। और ये टाइम डायनासोर्स के पहले वाला टाइम है। और यहाँ पे ग्लोबल जो ओशियन टेम्परेचर्स हैं वो 10 डिग्री से ज़्यादा बढ़ गए थे, है ना। दे वर 10 डिग्री हायर देन टुडे। ऑक्सीजन लेवल जो था वो 80% कम था। तो ऑक्सीजन लेवल उनका प्रेजेंट से 80% कम था और टेम्परेचर 10 डिग्री ज़्यादा था, ठीक है ना। और उस समय ये ग्रेट ओशियन डाइंग 1.0 हुई थी। एंड इस समय क्लाइमेट ऐसा चेंज हुआ कि वॉल्केनिक इरप्शंस होने लगे, और वो सब वॉल्केनिक इरप्शंस के बाद बहुत सारे जो गैसेस थे वो सबमर्ज हो गए, आपके ओशंस में मिल गए। और इससे फिर जो वहाँ पे एक्वेटिक लाइफ थी वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय होने लगी। लगभग 70% लैंड स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई थी। और इसी को जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ग्रेट डाइंग कहा है। अब ये ग्रेट डाइंग 2.0 क्यों है? बिकॉज आप सबको पता है क्लाइमेट चेंज अभी भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, टेम्परेचर अभी भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और हम सबको पता है कि अभी 2100 तक आते आते लगभग 2 डिग्री 2.5 डिग्री 3 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ भी सकता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो टेम्परेचर उसी लेवल में पहुंच रहा है जहां पे वो पहले था पर्मियन एरा के टाइम पे। इस कारण से यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि ये ग्रेट डाइंग 2.0 हो सकती है बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ द राइज इन क्लाइमेट चेंज, बिकॉज ऑफ द राइज इन पोल्यूशन। तो ये सारी चीज़ें जो है वो पॉइंट आउट करती हैं टुवर्ड्स ग्रेट डाइंग 2.0। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगली जो न्यूज़ है वो है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। याद रखिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आता है ये डिपार्टमेंट। उसने रिलीज किया है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। याद रखिएगा, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स लॉन्च किया गया है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स कौन निकाला, किसने निकाला? डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, जो कि आता है किसके अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आता है। अब परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जो है डिस्ट्रिक्ट्स के लिए निकाला गया है फॉर 2018-19 एंड 19-20। तो 18-19 और 19-20 के लिए निकाला गया है। और ये क्या है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स? तो ये असेस करता है स्कूल एजुकेशन सिस्टम का परफॉर्मेंस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बाय क्रिएटिंग एन इंडेक्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस। ऑब्वियसली डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये देखता है कि किस तरीके से जो स्कूल एजुकेशन सिस्टम है उसने परफॉर्म किया है। जैसे एक डिस्ट्रिक्ट सपोज करो रीवा नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, सतना नाम का दूसरा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है ना। तो रीवा के डिस्ट्रिक्ट्स के जो स्कूल हैं उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा विज़ावी आपके सतना के स्कूल के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा, बेस्ड अपॉन वेरियस
इंडिकेटर, जैसे कि लर्निंग आउटकम्स देख लिया है ना, टीचर स्टूडेंट रेशियो देख लिया, ऐसी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जानना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन ने किया था। पैरामीटर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, मैं आपको बता देता हूँ। पहला है आउटकम्स, लर्निंग आउटकम्स। दूसरा है इफेक्टिव क्लासरूम ट्रांजैक्शन। तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज एंड स्टूडेंट्स एंटाइटलमेंट। चौथा है स्कूल सेफ्टी एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन। पांचवा है डिजिटल लर्निंग एंड छठवां है गवर्नेंस प्रोसेस। तो ये 6 इंडिकेटर्स हैं जिनके बेसिस पे ये निकाला गया है और डिस्ट्रिक्ट्स को कैटेगराइज किया है अलग अलग ग्रेड्स में, है ना। जैसे सबसे हाईएस्ट ग्रेड है इसमें दक्ष, है ना। 10 अलग अलग ग्रेड्स हैं। सबसे हाईएस्ट ग्रेड है दक्ष, ठीक है ना। दक्ष ऐसा है कि जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट इज स्कोरिंग मोर देन 90% ऑफ द टोटल पॉइंट्स। लोएस्ट जो ग्रेड है उसको बोलते हैं आकांक्षी 3। आकांक्षी 3 इज द लोएस्ट ग्रेड, जहाँ पे 10% तक ही स्कोर ग्रेड कर पा रहे हैं। तो एक चीज़ क्लियर रही इस पूरे सर्वे के बाद कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं था जिसने दक्ष रेटिंग दोनों सालों के लिए अचीव की हो। तो दक्ष रेटिंग जो है वो दोनों सालों के लिए किसी भी डिस्ट्रिक्ट ने अचीव नहीं की, है ना। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं राजस्थान से जिनका 80% से ज़्यादा था और वो उत्कर्ष ग्रेड में आ गए थे। तो दक्ष के बाद उत्कर्ष ग्रेड आता है, तो उत्कर्ष ग्रेड में ज़रूर 3 राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट्स थे, है ना। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। बहुत ज़्यादा इंटर स्टेट डिस्पैरिटी बहुत देखने को मिली कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम देखें तो बहुत ज़्यादा आपको डेटा में वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हमको ऑलरेडी मिली है। स्कूल एजुकेशन का स्तर इतना ज़्यादा ऊपर नहीं है, ये भी हमको क्लियर पता चला है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। ये आपको न्यूज़ आइटम समझ में आ गए होंगे। अगली जो न्यूज़ है वो है बीजेपी सीक्स फ्लोर टेस्ट इन हाउस, सीएम मेक्स फ्रेश प्ली टू रेबल्स। अब यहाँ पे बात चल रही है शिवसेना में जो टर्मोइल हुआ है, एकनाथ शिंदे का पूरा केस, आप सबको वो पॉलिटिकल केस है, हम बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन चूंकि फ्लोर टेस्ट न्यूज़ में है तो मैं आपको फ्लोर टेस्ट के पीछे की एक बहुत इंपॉर्टेंट कहानी बता दूँ। एक बहुत फेमस केस है SR बोम्मई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस। याद रखिएगा, SR बोम्मई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस, जो कि बहुत ही फेमस केस है। SR बोम्मई चीफ मिनिस्टर थे जनता दल गवर्नमेंट के कर्नाटका में, और उनकी गवर्नमेंट को 21 अप्रैल 1989 21 अप्रैल 1989 को डिसमिस कर दिया गया था। आर्टिकल 356 का यूज करके वहां पे प्रेसिडेंट रूल इंपोज कर दिया गया था एंड डिसमिसल किया गया था ऑन द ग्राउंड दैट बम्बई गवर्नमेंट हैज लॉस्ट मेजॉरिटी फॉलोइंग लार्ज स्केल डिफेक्शन। तो डिफेक्शन के बाद ही वहां पे ये कहा गया कि इन्होंने चूंकि लार्ज स्केल मेजॉरिटी लूज कर दी है तो दे आर नॉट हैविंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस, देयरफॉर उनको हटा दिया गया था। लेकिन उनको मौका नहीं दिया गया था तब फ्लोर टेस्ट करने का। तो ये चीज़ कंटेस्ट हुई थी और फिर उसका सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही फेमस जजमेंट निकाला जिसको SR बोम्मई केस भी बोलते हैं, SR बोम्मई जजमेंट भी बोलते हैं, बहुत फेमस है ये। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हिस्टोरिक ऑर्डर पास किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो आर्बिट्ररी डिसमिसल है स्टेट गवर्नमेंट का आर्टिकल 356 के अंतर्गत, वो खत्म होना चाहिए, वो बंद होना चाहिए, उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगनी चाहिए। मतलब आर्बिट्ररी रिमूवल पे, है ना, ओवरऑल 356 में नहीं, लेकिन आर्बिट्ररीली मतलब बिना किसी मतलब के मालाफाइड इंटेंशन के साथ अगर आपने हटा दी है जो वहाँ की गवर्नमेंट है, तो ये फिर इसके ऊपर थोड़ा रोक लगनी चाहिए। वर्डिक्ट में ये भी कहा गया कि प्रेसिडेंट के पास जो पावर है इन ऑर्डर टू एक्सरसाइज पावर अंडर आर्टिकल 356, पावर प्रेसिडेंट के पास जरूर है लेकिन ये पावर एब्सोल्यूट पावर नहीं है। और वर्डिक्ट ने ये भी कहा कि प्रेसिडेंट जो एक्सरसाइज करता है ये पावर, इट शुड ओनली बी आफ्टर हिज प्रोक्लेमेशन इज अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेज। मतलब दोनों हाउसेज द्वारा जब वो प्रोक्लेमेशन अप्रूव हो जाए उसके बाद ही ये चीज़ होनी चाहिए, है ना। टिल देन प्रेसिडेंट कैन ओनली सस्पेंड द लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब जब तक ये दोनों हाउसेज इसको प्रोक्लेम नहीं कर देते तब तक केवल हाउस को सस्पेंड कर सकता है प्रेसिडेंट, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, डिसमिस नहीं कर सकता, सस्पेंड जरूर कर सकता है, ठीक है ना। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि जो फ्लोर ऑफ द हाउस है, मतलब कि जो हाउस है वहाँ पर ही आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो पार्टी है वो मेजॉरिटी मतलब कमांड करती है कि नहीं करती, या कॉन्फिडेंस कमांड करती कि नहीं। तो फ्लोर टेस्ट जो है दैट शुड बी अ मस्ट, है ना। फ्लोर टेस्ट जल्द से जल्द होना चाहिए और अगर आपको मेजॉरिटी देखनी तो आप केवल आयज और नेज बोल करके या उसकी सिर्फ ये देख करके कि डिफेक्शन हो रहा है तो यहाँ से डिसाइड नहीं कर सकते हैं। व्हाट यू शुड डू इज दैट यू शुड कंडक्ट अ फ्लोर टेस्ट। ये फ्लोर टेस्ट इसी में आता है। इनफैक्ट सेक्युलरिज्म जो है बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है वो भी इसी केस में आया था। SR बोम्मई का केस बहुत फेमस है, ठीक है ना। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे लगा कि आपको बताना ज़रूरी है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको
किसी गवर्नमेंट को रिमूव करना है ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रेसिडेंट रूल, तो आप केवल तब कर सकते हैं जब वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन हो, ना कि एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसको नोट कर लो, लिख ले, लाल पेन से लिख लो, काले पेन से लिख लो, है ना, जो भी आपके पास कलरफुल पेन उसमें लिख लो कि जो आप जब भी ये प्रेसिडेंट रूल लगाओगे, दैट शुड ऑलवेज बी ऑन द बेसिस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, नॉट द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। मतलब ऐसा नहीं कि एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ब्रेकडाउन हो गई तो आप प्रेसिडेंट रूल लगा दोगे, है ना, तो ये गलत है। दैट इज अनदर थिंग विच वाज देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे मूव करते हैं। अभी तो यहाँ पे ऐसी कोई न्यूज़ आर्टिकल नहीं है जो आपको बताना ज़रूरी हो, तो आप मूव कर सकते हैं यहाँ पे बड़ी आसानी से। यहाँ पे भी आप मूव कर सकते हो, है ना, तो बिल्कुल आगे बढ़ते जाएं। एडिटोरियल पार्ट में आज जो हम देखेंगे पहला एडिटोरियल वो है रिमेंबरिंग द प्लान मैन ऑफ इंडिया। तो प्लान मैन ऑफ इंडिया को बोलते हैं पीसी महालनोबिस जी, इनको बोला जाता है प्लान मैन ऑफ इंडिया। आज 29 जून है, आज नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे भी है, याद रखिएगा, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे भी है ना। सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स का हिंदी जो होता है वो सांख्यिकी होता है। अगर आप में से कोई हिंदी मीडियम का है तो बता दूं, सांख्यिकी दिवस है, तो नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे है। और उनके कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है पीसी महालनोबिस जी के, प्रशांत चंद्र महालनोबिस बोलते हैं, प्लान मैन भी कहा जाता है इनको। और एक इंपॉर्टेंट बात आपको शायद पता होगी, जो सेकंड 5 ईयर प्लान था इंडिया का, सेकंड 5 ईयर प्लान जो था वो पीसी महालनोबिस जी के अंतर्गत ही आया था, है ना। तो उसमें उसके पीछे जो ब्रेन था वो पीसी महालनोबिस जी का ही था, है ना। तो सेकंड 5 ईयर प्लान जो था, इंडस्ट्रीज को बहुत ज़्यादा उसमें दिया गया था, और सोशलिस्ट प्लान बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, सोशलिस्ट प्लान भी बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो प्लान फॉर सोशलिज्म या सोशलिज्म प्लान कौन सा था, वो पीसी महालनोबिस का सेकंड 5 ईयर प्लान ही था। पीसी महालनोबिस का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, चाहे वो स्टैटिस्टिक्स के फील्ड में देखो, चाहे वो प्लानिंग के फील्ड में देखो, ये सारी चीज़ें। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो हैरड डोमर के मॉडल पे था, है ना, हैरड डोमर मॉडल था। सेकंड 5 ईयर प्लान जो है वो पीसी महालनोबिस मॉडल था। यहाँ पे ऑथर ने एक्चुअली ज़्यादातर फोकस किया है पीसी महालनोबिस और रविन्द्रनाथ टैगोर जी के रिलेशनशिप पे, लेकिन अपन उस पर नहीं जाएंगे। बस आप दिमाग में याद बिठा लो कि पीसी महालनोबिस और रविन्द्रनाथ टैगोर बहुत अच्छे साथ में थे, और बहुत सारी जगहों पे वो साथ में गए, आइंस्टीन से मिलने साथ में गए। पहले फिजिक्स में बहुत इंक्लिनेशन था पीसी महालनोबिस जी का, बाद में वो फिर स्टैटिस्टिक्स की तरफ मूव कर गए। इसके बाद महालनोबिस जी ने स्टैब्लिश की थी स्टैटिस्टिकल लेबोरेटरी, जो कि बनाई थी उन्होंने बेकर लेबोरेटरी एट द प्रेसिडेंसी कॉलेज। तो प्रेसिडेंसी कॉलेज की बेकर लेबोरेटरी के अंतर्गत उन्होंने स्टैटिस्टिकल लेबोरेटरी बनवाई थी। इसके अलावा 1993 में महालनोबिस ने सांख्य की स्थापना की। ही फाउंडेड द सांख्य, द इंडियन जर्नल ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो इंडियन जर्नल ऑफ स्टैटिस्टिक्स 1933 में महालनोबिस जी ने क्या बनाया था, फाउंड किया था, सांख्य, द इंडियन जर्नल ऑफ स्टैटिस्टिक्स 1933। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आप याद रख सकते हैं। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी, समहाउ क्लैरिटी ऑन दैट। ब्रिंग द शाइन बैक ऑन गवर्नमेंट जॉब। अब यहाँ पे ऑथर जो है वरुण गांधी, उन्होंने कुछ चीज़ें पॉइंट आउट की है। जैसे सबसे पहले ऑथर ने बोला कि अगर अभी हम रिपोर्ट्स देखें एनसीआरबी की, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की, तो एन इंडियन सिटीजन डाइड ऑफ सुसाइड एवरी आवर ड्यू टू जॉबलेसनेस, पॉवर्टी और बैंकरप्सी। अगर आप देखें तो हर घंटे एक इंडियन ने सुसाइड किया है बिकॉज ऑफ जॉबलेसनेस, पॉवर्टी या बैंकरप्सी के कारण। तो ये सारी चीज़ें क्यों हैं, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ये जॉब से भी रिलेटेड है, सारी कहीं ना कहीं पॉवर्टी से भी रिलेटेड है ना। तो ऑथर ने कहा है कि यहाँ पर जो इंडिया है अब उसमें हायर एंड फायर का कल्चर, जो प्राइवेट कल्चर माना जाता था, अब वो गवर्नमेंट में भी आ गया है, ठीक है ना। द हायर एंड फायर कल्चर विच वॉज पार्ट ऑफ द प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस नाउ हैज़ बिकेम पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एज वेल। तो चाहे फॉर एग्जाम्पल अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने 2000 कॉन्ट्रैक्चुअल हेल्थ वर्कर्स को टर्मिनेट किया है ना। कोविड में इतने लोग जो लगे हुए थे, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ को लगाया गया था, लेकिन उनको अब रिमूव कर किया जा रहा है धीरे धीरे। तो गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं पेंशन और ये सारे जो ग्रेचुटी की जो बेनिफिट्स उनको बचाने के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स को ज़्यादा प्रेफर करने लगी है। दो तरीके की मेजर प्रॉब्लम्स हैं ऑथर के अकॉर्डिंग, दो प्रॉब्लम्स मेजर हैं। पहली, गवर्नमेंट वैकेंसीज आर नॉट बीइंग फिल्ड एट सफिशिएंट पेस। अगर आप देखें तो गवर्नमेंट के जो वैकेंसीज हैं उनको फिल जानबूझ करके नहीं किया जा रहा है। मतलब
इतना रखा जा रहा है स्टाफ को कि बेयर मिनिमम काम होता रहे, है ना, बहुत ज़्यादा लोगों को ना लाया जाए, बेयर मिनिमम काम होता रहे। तो यहाँ पे जैसे कि 60 लाख वैकेंसीज अगर हम देखें तो अलग अलग लेवल पे गवर्नमेंट में 60 लाख वैकेंसीज हैं, लेकिन अभी भी गवर्नमेंट ने अनाउंस क्या किया कि हम 10 लाख जॉब क्रिएट करेंगे। मतलब जो जॉब क्रिएशन है उसका बहुत स्लो स्पीड है एज कम्पेयर टू द वैकेंसीज, ठीक है ना। और गवर्नमेंट ने अभी 10 लाख के लिए बोला है, लेकिन वो वही कम है। मिशन मोड में 1.5 साल में 10 लाख कर तो देंगे वो, क्योंकि इलेक्शन भी आने वाला है, तो 10 लाख तो उसके लिए कर रहे हैं वो बेसिकली, लेकिन फिर भी वो बहुत कम है। दूसरा इन्होंने कहा कि जो वैकेंसी फिल भी की जा रही है ना, उनमें ज़्यादातर जो नेचर है वो स्क्यूड नेचर है टुवर्ड्स कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट भी आजकल बहुत सारा आउटसोर्सिंग करने लगा है, टेंडरिंग करके आउटसोर्स कर देते हैं, वहाँ किसी प्राइवेट संस्था को दे देते हैं और 1-1 साल के लिए लोगों को लगाते रहते हैं, ठीक है ना। तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी नहीं करते और आउटसोर्स करके इस तरीके से 1-1 साल के लिए बढ़ाते रहते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मेजर प्रॉब्लम्स हैं। अब देखो क्या है कि 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल दिया था कि कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉई फॉर अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वाज नॉट अ गवर्नमेंट सर्वेंट। तो ये भी उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट था 2013 का कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉई है गवर्नमेंट का वो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, ठीक है ना। एंड ये सारी चीज़ें, तो ऑथर ने कहा इसका भी कई बार मिसयूज़ होता है। अब वो जो बेचारा गवर्नमेंट सर्वेंट तो है नहीं, तो उसको बहुत सारे बेनिफिट्स नहीं दिए जाते हैं, है ना, जो कि मिलने चाहिए गवर्नमेंट सर्वेंट को। एंड काम वो वही सारे कर रहा है जो वहाँ पे बाकी लोग कर रहे हैं। इसके अलावा ऑथर ने कहा कि अभी हमने देखा कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं किया है पब्लिक गुड्स में। गवर्नमेंट जो है पब्लिक गुड्स में अपना इन्वेस्टमेंट कम करती जा रही है। जैसे कि हेल्थ केयर में हमने देखा कोविड के समय कितनी समस्याएं आई। अगर गवर्नमेंट को चाहिए था क्या कि गवर्नमेंट खूब सारा इन्वेस्ट करे, हेल्थ केयर को और अच्छा बनाए, वहाँ पे जॉब क्रिएशन करे, लेकिन गवर्नमेंट ने वो अपॉर्चुनिटी भी छोड़ दी, वहाँ पे जॉब क्रिएशन किया नहीं। दूसरी चीज़ गवर्नमेंट क्या कर सकती है जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, ग्रीन जॉब्स जिनको कहा जाता है, तो ग्रीन जॉब्स क्रिएट करें रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में, और रूफटॉप सोलर पावर जनरेशन है, मैन्युफैक्चरिंग सोलर पैनल्स हैं, ये सारा गवर्नमेंट स्टार्ट कर सकता है ना। चाहे वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, ये सारे बनाने में इन जॉब्स को इनकरेज किया जा सकता है, लेकिन गवर्नमेंट वो सारी चीज़ें नहीं कर रही है। रादर देन दे आर डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर्स, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क, इन सब चीज़ों पर ज़्यादा डिपेंडेंट है, ठीक है ना। तो ग्रीन जॉब्स या फिर इस तरीके के जॉब्स क्रिएट करना गवर्नमेंट को ज़रूरी है। तो ऑथर ने वही कहा कि गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं धीरे धीरे अपना शाइन लूज करते जा रहे हैं, और हमको ज़रूरत है कि हम टैलेंट को गवर्नमेंट की तरफ अट्रैक्ट करें, रादर देन डाउन साइजिंग या सिंपली हम अवॉइड करते रहें कॉस्ट ऑफ पेंशन और बेनिफिट्स, वो उससे काम नहीं चलेगा। अगर हम पेंशन और उसकी कॉस्ट को बस अवॉइड करते जाएंगे तो धीरे धीरे वर्क की जो एफिशिएंसी है वो गवर्नमेंट की वो और ज़्यादा कम हो जाएगी, है ना। और हमारे यहाँ इतनी सारी पब्लिक सर्विसेज हैं, टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, डेटा एंट्री क्लर्क्स हैं, इनमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर आप चाहें तो इसी में बहुत सारा जॉब क्रिएट कर सकते हैं। तो वही ऑथर ने कहा कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने जैसा कि सजेशन दिया था वही हमको फॉलो करना चाहिए। इनिशियल स्टेप में हमको ये पब्लिक सर्विसेज के जो वैकेंसीज हैं उनको फुलफिल करना चाहिए। अब एक्सप्लेनर पार्ट में आते हैं। पहला जो आर्टिकल है वो है चाइना का इंटरवेंशन इन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका आप सबको पता होगा कि ये एरित्रिया, इथियोपिया, जिबूती, सूडान, ये वाला जो पार्ट है ये आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला पार्ट कहलाता है। चाइना जो है पिछले कुछ सालों में अगर आपने देखा हो तो अफ्रीका में स्पेशली जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला पार्ट है वहाँ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ठीक है ना। तो ऑथर ने सबसे पहले बात बोली कि अभी क्यों ये न्यूज़ में आया। तो सबसे पहली बात ये कि चाइना बेसिकली इज ट्राइंग टू प्ले अ मेजर रोल इन द एरिया फॉर सिक्योरिटी एंड ऑल, है ना। सिक्योरिटी पर्पस के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करना चाहती है। इनफैक्ट जिबूती में उसने अपना नेवल बेस भी बनाया, चाइना ने जिबूती में अपना नेवल बेस बनाया, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। और बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ पार्टिसिपेट करके हॉर्न ऑफ अफ्रीका में उन्होंने अभी उनकी कंट्रीज़ को, जैसे जिबूती हो गई, इथियोपिया हो गई, एरित्रिया हो गई, सूडान हो गया, इसके अलावा केन्या, सोमालिया, साउथ सूडान, युगांडा, इन कंट्रीज़ को इंक्लूड करती जा रही है चाइना धीरे धीरे, ठीक है ना। अब अगर हम देखें तो वहाँ पे एक उन्होंने फोरम ऑन चाइना अफ्रीका कोऑपरेशन भी बनाया है, फोरम ऑन चाइना अफ्रीका कोऑपरेशन, फोरम ऑन चाइना अफ्रीका कोऑपरेशन। अब ये जो फोरम ऑन चाइना अफ्रीका कोऑपरेशन है ये प्रमोट करता है चाइना के रोल को इन द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोसाइटल डेवलपमेंट ऑफ द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो सके, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सोसाइटल डेवलपमेंट हो सके, इसके लिए जो फोरम ऑन चाइना अफ्रीका कोऑपरेशन है वो काम करता है, ठीक है ना।
अब बहुत सारे इन्होंने रेजोल्यूशंस अडॉप्ट किए, जैसे डकार एक्शन प्लान है, चाइना अफ्रीका कोऑपरेशन विजन 2035 है, सीनो अफ्रीकन डिक्लेरेशन है ऑन क्लाइमेट चेंज, एंड यहाँ पे एक और है डिक्लेरेशन ऑन 8th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ द फोरम ऑन चाइना अफ्रीका कोऑपरेशन। तो ये सब उन्होंने साइन किए हुए हैं। 2035 वाला विजन उन्होंने चाइना अफ्रीका रिलेशनशिप को ऑलरेडी साइन किया हुआ है, बीजिंग ने इनिशिएट किया हुआ है, जो कि कहता है कि वो अफ्रीका में हेल्थ सेक्टर को ट्रांसफॉर्म कर देगा, पॉवर्टी को ख़त्म कर देगा, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा, डिजिटल इनोवेशन लेकर के आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़, ग्रीन डेवलपमेंट करेगा, कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, पीपल टू पीपल एक्सचेंज बढ़ेगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे चाइना ने प्रॉमिस की हैं और कहा है कि रीजन को सिक्योरिटी भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि प्रोवाइड की गई हैं। अब चाइना के जो प्राइमरी इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, वो क्या क्या है आपको थोड़ा बता दूं। सबसे पहले जैसे चाइना ने एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट बनाया था $200 मिलियन का अफ्रीकन यूनियन हेडक्वार्टर, जो कि एडिस अबाबा में है। लिख लीजिए इसको, चाइना ने वहाँ पे $200 मिलियन खर्च करके एक एडिस अबाबा में अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर बनाया। ठीक है ना। दूसरा, वहाँ पे रेलवेज में इन्वेस्टमेंट किया है, एडिस जिबूती रेलवे लाइन को वहाँ बना रहे हैं। एरिथ्रियन पोर्ट है जो कि रेड सी में, वहाँ पे भी चाइना ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ठीक है ना। मोम्बासा नायरोबी रेल लिंक जो केन्या में है, वो भी मोम्बासा नायरोबी रेल लिंक भी उन्होंने बनाई है। तो कुल मिलाकर के बहुत सारे बड़े बड़े मेजर इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें चाइना ने अपना इन्वेस्टमेंट किया है। और चाइना ने केवल इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, वहाँ हॉर्न ऑफ अफ्रीकन जो कंट्रीज़ हैं वो भी इनका बहुत ज़्यादा स्वागत कर रहे हैं। लेकिन इससे चाइना को क्या, चाइना को पहला तो अपनी स्ट्रैटेजिक प्रेजेंस को बढ़ाना है, अफ्रीकन मार्केट्स को एक्सप्लॉइट करना है। तीसरा, अफ्रीका के जो रिसोर्सेज हैं जैसे गोल्ड हो गया, आयरन ओर हो गया, प्रीशियस स्टोन्स हो गया, केमिकल्स हो गए, ऑयल एंड नेचुरल गैस हो गई इथियोपिया में, साउथ सुडान का सोर्स है पेट्रोलियम प्रोडक्ट का। तो ये सारी चीज़ें जो है इनके ऊपर नज़र ज़रूर चाइना ने गड़ा रखी है और वही उसके मेजर जो कहना चाहिए कि प्लान ऑफ एक्शन में है। अगला जो एक्सप्लेनर है वो है G7 का प्लान टू काउंटर द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। आप सबको पता होगा कि G7 ने एक जब मीटिंग रखी थी, इस साल की नहीं पुरानी मीटिंग, तो इन्होंने B3W यानी कि बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड उन्होंने कहा था। B3W यानी बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, ये उन्होंने कहा था। अब इसी बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड के ही मतलब उसके अंतर्गत उन्होंने PGII नाम का एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है। कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च किया है? PGII, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। PGII पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट किसका है, तो ये किसका है? ये USA का G7 का है, कुल मिला के G7 का है, जिसमें उन्होंने कहा कि 2027 तक $600 बिलियन वो रेज करेंगे। बाय 2027 दे विल रेज $600 बिलियन। अब ये एक तरीके से है फॉर द मिडिल इनकम एंड जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स के लिए। याद रखिएगा, ये जो $600 बिलियन रहेगा 2027 तक, ये एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म के थ्रू दिया जाएगा फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट ऑफ मिडिल इनकम जो कंट्रीज़ हैं उनके लिए रहेगा। और एक तरीके से ये एक काउंटर करेगा $multi-trillion बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो कि वो भी कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेड प्रोडक्ट्स के लिए ही है, प्रोजेक्ट्स के लिए, जो एशिया, अफ्रीका, यूरोप, लैटिन अमेरिका में, उसको काउंटर करेगा। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था 2013 में प्रेसिडेंट जी जिनपिंग द्वारा। और यूएस के अलावा यूके, जापान, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, इटली एंड यूरोपियन यूनियन, जो कि G7 की कंट्रीज़ हैं, उन्होंने मिलकर के अब कहा है कि हम PGII यानी कि जो आपका पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है उसको लॉन्च कर रहे हैं। और ये बिल्ड बैक बेटर के बाद उसका ही कंटिन्यूएशन है। अब यहाँ पे देखो लिखा है व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स विल द PGII अंडरटेक। PGII के अंतर्गत कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आएंगे? पहला, G7 जो ग्रुप है वो क्लाइमेट क्राइसिस को टैकल करने के लिए ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी, जो क्लीन एनर्जी सप्लाई चेन्स हैं उनको डेवलप करेगा, क्लीन एनर्जी सप्लाई चेन्स को डेवलप करेगा और क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, ये पहला। दूसरा, कुछ प्रोजेक्ट्स रहेंगे जो कि डिजिटल इंफॉर्मेशन ICT यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में रहेगा। 5G 6G इंटरनेट कनेक्टिविटी, साइबर सिक्योरिटी के लिए इन्वेस्ट किया जाएगा। तीसरा है ऐसे प्रोजेक्ट जो कि जेंडर इक्विटी को प्रमोट करते हो, है ना, ग्लोबल हेल्थ, जेंडर इक्विटी तीसरा पॉइंट है। और चौथा है ग्लोबल हेल्थ सिस्टम को जो स्ट्रेंथन करता हो, ग्लोबल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करता हो। ऐसे प्रोजेक्ट्स PGII के अंतर्गत लिए जाएंगे।
अगर हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से कंपेयर करें तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में इंफ्रास्ट्रक्चर जो खर्चा है वो ज़्यादा है, पीजीआईआई में थोड़ा कम है। लेकिन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पूरा का पूरा स्टेट फंडेड है। पीजीआईआई आपका स्टेट प्लस आपका प्राइवेट फंडेड रहेगा। फिर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक वो है कि ये बहुत ज़्यादा ओपेक है, लेकिन वहीं पे पीजीआईआई पूरा ट्रांसपेरेंट रहेगा। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अब अगला यहाँ पे आर्टिकल है जीएसटी रिफॉर्म्स नीड फॉर अ न्यू बार्गेन। तो यहाँ पे ये आर्टिकल विजय केलकर जी ने ही लिखा है, जिनके रिकमेंडेशन पे जीएसटी लाया गया है ना, उनके ही रिकमेंडेशन पे जीएसटी लाया गया है। अब उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। मेजर जो उन्होंने सजेशन दिया है वो ये दिया कि जो 4 अलग अलग बैंड है, टैक्स के अलग अलग बैंड है, 5%, 12%, 18%, 28% का, उसको हटा करके हमको एक टैक्स का बैंड लाना चाहिए, जैसा कि ओरिजिनल सजेशन था 12% का आप एक टैक्स रेट लाओ। और दूसरी चीज़ ये करो कि बहुत जो एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि अभी इसमें पेट्रोल नहीं आ रहा, अल्कोहल नहीं आ रहा, डीजल नहीं आ रहा, इन सब चीज़ों को इंक्लूड करो। तो 2 सजेशंस ये होगा कि पहले तो एक फिक्स टैक्स रेट लाओ, ऐसे अलग अलग रेट मत लगाओ। हाँ, अलग अलग आपको कोई अलग से सरचार्ज लगाना है, सेस लगाना है तो आप उस पर लगा दो, लेकिन टैक्स रेट आपको एक ही रखना है। कुछ गुड्स पे आप कुछ अलग से वैट या सरचार्ज आप लगा सकते हो अगर आप चाहो तो। ये सजेशन दिया गया है, ठीक है ना। तो जो डिज़ाइन है, जो स्ट्रक्चर है टैक्सेशन का, उसको चेंज करने की बात यहाँ पे ऑथर ने कही है, ठीक है ना। और ऑथर ने यहाँ पे 2-3 चीज़ें और बोली कि भाई देखो, स्टेट्स को कंपनसेशन आप दो, अगर वो लूज कर रहे हैं तो आप उनको कंपनसेशन दो, क्योंकि ऑब्वियसली स्टेट्स ने अपना राइट टू कलेक्ट टैक्स आपको दे दिया है। आप सबको पता है कि जीएसटी एक ऐसा टैक्स है जिसमें बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्ज्यूम हो गए हैं। मतलब बहुत सारे टैक्सेस जो पहले स्टेट कलेक्ट करते थे वो अब सेंटर कलेक्ट कर रही है। तो ऑब्वियसली जब वो अपना राइट टू कलेक्ट टैक्स आपको दे रहे हैं तो आपका फर्ज बनता है कि उनको किसी भी प्रकार का रेवेन्यू लॉस ना हो। तो वही चीज़ ऑथर ने यहाँ पे सजेस्ट की कि आप तो एक फिक्स टैक्स रेट रखो, दूसरा आप उनको रेवेन्यू प्रॉपर प्रोवाइड करो, कंपनसेशन प्रॉपर प्रोवाइड करो, और चीज़ों को एक्सक्लूड मत करो, जैसे टोबैको, लीकर या इंडस्ट्रियल फ्यूल जैसे डीजल, एविएशन टरबाइन फ्यूल, कोल है, इन सबको उससे बाहर मत रखो, उसके अंतर्गत ही रखो, ठीक है ना। तो ये भी सारी चीज़ ऑथर ने कही है। अब ऑथर ने कहा कि देखो, क्या स्टेट्स से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर की है। क्यों? क्योंकि स्टेट्स के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं रहता लोन लेने का, पैसा लेने का, लेकिन सेंटर किसी से भी पैसा ले सकती है। सेंटर सॉवरेन बॉन्ड इशू कर सकती है, पर स्टेट्स के पास ऐसी बहुत ज़्यादा पावर रहती नहीं है। दूसरा उन्होंने ये कहा कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम मिल जाता है। सेंटर अगर लेगा तो उनको कम रेट पे मिल जाएगा, वहीं स्टेट्स लेंगे तो उनको ज़्यादा रेट पे मिलेगा। तीसरा उन्होंने कहा कि पब्लिक सेक्टर बोरोइंग जो है वो कहीं से भी हो रही हो, चाहे स्टेट कर रहा हो चाहे सेंटर कर रहा हो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इंडेटनेस तो इंडेटनेस ही है, पूरी कंट्री के ऊपर ही है वो, तो इसलिए सेंटर को लेना ज़्यादा ज़रूरी है। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अगर आपको रिसेशन से लड़ना है तो फिस्कल स्टिमुलस, यानी कि गवर्नमेंट को पैसा और बांटना चाहिए, फिस्कल स्टिमुलस प्रोवाइड करना चाहिए। स्टेट्स को अगर पैसा ही नहीं दोगे तो वो खर्चा क्या करेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। और कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में भी यही कहा था, इट हैज़ एडवाइज द सॉवरेन अगेंस्ट रेनिजिंग ऑन द प्रॉमिस्ड बेल आउट। मतलब जो आपने पहले अगर प्रॉमिस किया है, अगर उसको आप फुलफिल नहीं करते हो तो ट्रस्ट डेफिसिट को बढ़ाता है ना, ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ जाता है इससे। तो वही चीज़ ऑथर ने कही कि अगर आपने उनको प्रॉमिस किया कि कंपनसेशन आपको दिया जाएगा लॉस पे, तो वो आप उनको दो, उनको आप फोर्स मेजोर और एक्ट ऑफ गॉड बोल करके उनसे बचो मत, है ना। ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम्पल ऑथर ने दिया कि ऑस्ट्रेलिया ने एक फिक्स टैक्स रेट लगाया हुआ था और वो काफ़ी ज़्यादा काम भी किया है ऑस्ट्रेलिया ने, है ना। इट शेयर्स इट्स एनिवर्सरी ऑफ जीएसटी विद इंडिया ओनली, एंड उन्होंने पिछले 2 डिकेड से जीएसटी का रेट फिक्स रखा है 10% का। इंडिया के लिए सजेशन 12% का है और कहा गया है कि भाई पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट, ये सारी चीज़ उसके अंदर इंक्लूड करो। हाँ, स्टेट्स कुछ अगर नॉन वैटेबल सरचार्ज लगाना चाहते हैं तो वो ज़रूर लगा सकते हैं, बट ओवरऑल टैक्स का रेट एक रखना चाहिए। इससे टैक्स बेस भी बढ़ेगा और टैक्स कलेक्शन भी आपका इंप्रूव होगा। फिर उसके बाद ऑथर ने एक सजेशन और दिया कि इसको थर्ड टियर को आप इंक्लूड करो। मतलब अगर आप 12% कलेक्ट कर रहे हो तो 5% तो स्टेट और सेंटर डिवाइड कर लें और 2% जो है वो लोकल बॉडीज़ के लिए ज़रूर रखें, है ना। क्योंकि इससे जब उनका पार्टिसिपेशन इंप्रूव होगा तो जो फंड की एफिशिएंसी है, काम की एफिशिएंसी, वो भी और ज़्यादा बढ़ेगी और गवर्नेंस भी और ज़्यादा बेटर रहेगा। सो द गवर्नेंस विल ऑल्सो बी मच बेटर देन द अर्लियर केसेस। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि इंपॉर्टेंट है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। एनएचआरसी ने एडवाइजरी निकाली है टू सेंटर एंड स्टेट्स ऑन ट्रक ड्राइवर्स राइट्स। अब यहाँ पे एनएचआरसी ने
ट्रक ड्राइवर्स के राइट्स की बात कही कि भाई वो बहुत ज़्यादा बड़ा काम करते हैं, इकोनॉमी में उनका बहुत बड़ा योगदान है, ऑब्वियसली पूरा माल इधर से उधर ले जाना, और आपको पता है कि फ्रीट में रोडवेज का बहुत बड़ा उपयोग है ना। तो एडवाइजरी सेंड की गई है NHRC के द्वारा कि उनके वेलफेयर के लिए काम किया जाए। कुछ रिकमेंडेशन है, जैसे कि मोटर व्हीकल एक्ट जो 1988 का है उसको अमेंड करके टू मेक द परचेज ऑफ पर्सनल एक्सीडेंट कवर ऑफ एटलीस्ट 15 लाख ईच फॉर द ड्राइवर, है ना, कम से कम 15 लाख का फॉर द ड्राइवर आपको एक्सीडेंटल कवर रखना चाहिए। को ड्राइवर एंड हेल्पर ऑफ अ कमर्शियल ट्रक मैंडेटरी, तो कमर्शियल ट्रक के एक ड्राइवर, को ड्राइवर एंड हेल्पर जो रहता है उसके लिए 15 लाख तक का एक्सीडेंट कवर आपको मैंडेटरी करना चाहिए। देन इट रिकमेंडेड दैट ड्राइवर्स, को ड्राइवर्स एंड हेल्पर्स हु आर इंजर्ड और इनकैपेसिटेटेड इन रोड एक्सीडेंट शुड बी गिवन कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक है ना, तो उनको कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना चाहिए। एडवाइजरी सेड रेस्ट स्टॉप्स एंड ले बायज विद पार्किंग एरियाज, रेस्ट रूम, टॉयलेट्स एंड रेस्टोरेंट्स विद रीजनेबल रेट्स, मतलब कि जो जब वो निकलते हैं तो रोड साइड उनको रेस्ट रूम या टॉयलेट फैसिलिटीज़ या ईटिंग फैसिलिटीज़ आपको चीपर रेट में प्रोवाइड करना चाहिए हर 40 किलोमीटर में, एटलीस्ट नेशनल हाईवेज में हर 40 किलोमीटर में ये फैसिलिटी होनी चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा एक ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम आप लॉन्च कर सकते हो जिसके अंतर्गत हेल्थ कवर फॉर ट्रक ड्राइवर्स ऑन पेमेंट ऑफ अ नॉमिनल सब्सिडाइज्ड सब्सक्रिप्शन, तो सब्सिडी रेट पे उनको इंश्योरेंस आप प्रोवाइड करो। तो ये कुछ सजेशंस है जो NHRC ने दिए हैं। आई होप आप इन सजेशंस को याद रखेंगे, इनको दिमाग में रखना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। टर्की बैक्स स्वीडन एंड फिनलैंड नेटो बिड, अब यहाँ पे टर्की ने स्वीडन और फिनलैंड का जो नेटो बिड था उसको हाँ कह दिया है। तो अब देखते हैं कि ये स्वीडन और फिनलैंड इंक्लूड होते हैं कि नहीं होते हैं। इनका थोड़ा बात कर ले नेटो का, तो 1949 में वॉशिंगटन ट्रीटी साइन करके बने थे। 30 कंट्रीज नेटो का मेंबर हैं, नेटो की मेंबर हैं, और ये एक पॉलिटिको मिलिट्री ग्रुप है। और यहाँ पे एक आर्टिकल जो वॉशिंगटन ट्रीटी का जो आर्टिकल 5 है वो कहता है कि अगर किसी एक कंट्री पे अटैक किया जाएगा तो ये सारे नेटो मेंबर्स पे अटैक माना जाता है। और अभी तक आर्टिकल 5 जो है वो केवल एक ही बार इन्वोक किया गया है, वो भी 9/11 का जो टेररिस्ट अटैक था उसके रिस्पॉन्स में। तो यूएसए ने अपने ही बस टाइम पे यूज़ किया है, बाकी किसी टाइम पे नहीं किया है। मेंबर कंट्रीज़ का अगर नाम बोलूँ तो अल्बानिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, कनाडा, क्रोशिया, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, मॉन्टेनिग्रो, नीदरलैंड, नॉर्थ मैसेडोनिया, नॉर्वे, पोलैंड, पोर्चुगल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, टर्की, यूके, यूएस। तो सबसे लेटेस्ट तो अभी वो नॉर्थ मैसेडोनिया ही है, आई थिंक, है ना, नॉर्थ मैसेडोनिया सबसे लेटेस्ट है। स्कॉटलैंड आइज इंडिपेंडेंस वोट इन 2023, स्कॉटलैंड ने अनाउंस किया कि 2023 में एक रेफरेंडम और किया जाएगा, है ना, तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। एक बार पहले भी किया गया था, लेकिन उस समय स्कॉटलैंड ने बोला कि नहीं, हमको यूके के साथ ही रहना है, लेकिन अब उन्होंने कहा कि 2023 में दोबारा करेंगे। आपके लिए सवाल है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी के मेथड्स कौन कौन से होते हैं, दिस इज अ क्वेश्चन, प्लीज डू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। दैट इज इट फॉर द डे। आई होप यू लाइक आवर वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग, थैंक यू एंड नाइस डे।